हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे, वो एक पीडीएफ था। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जो हैं महेश वर्णवाल के बुक से। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वही सभी आपको करवाएंगे, बस आप उसे और इसे भी देख लीजिएगा, ताकि अगर भारत की वनस्पतियां से जितने भी प्रश्न बनते हैं वे सभी आपको हल हो सके। आइए बिना समय लिए तो ये आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं। देखिए क्या, तो भारत की वनस्पतियां देखिएगा। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को निम्न भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तो निम्न भागों में बांटा गया। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, जिसमें से पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये जो है वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में होता है। इसके मुख्य क्षेत्र सह्याद्री पश्चिमी घाट है। सह्याद्री पश्चिमी घाट है। शिलांग पठार उत्तर पूर्वी पहाड़ी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में इन वनों को सोलास वन के नाम से भी जाना जाता है। तब पूछेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो सोलास वन के भी नाम से जाना जाता है। और जो भी हम आपको पॉइंट बोलेंगे आप उसे नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ से दो लाभ हो सके। एक, रिवीजन करने में, और दूसरा, अगर यहाँ से प्रश्न चले आए तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। देखिएगा, और क्या, तो यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष जो हैं महोगनी, तो महोगनी है। क्या, तो रोजवुड है। आबूनूस है। क्या, तो आबूनूस है। जारुलोम है। क्या, तो जारुल है। बांस है। बेथ है। सिनकोना है। तो क्या, तो सिनकोना है। रबड़ है। ये जो है सदाबहार वन के ही वन है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के वन है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। इनके मुख्य क्षेत्र जो है सह्याद्री के पूर्वी ढलान और प्रायद्वीपीय के उत्तरी पूर्वी पठारी भाग, जिसे शिवालिक श्रेणी के सहारे भाबर और तराई प्रदेश है। ये विशेषकर रूप में मानसूनी वन है। कौन है? तो मानसूनी वन है। पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है यहाँ के प्रमुख पेड़ सागवान है, सखुआ है, शीशम है, आम है, महुआ है, बांस है, खैर है, त्रिफला है, चंदन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हम बता चुके हैं कि चंदन पूछेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो कर्नाटक में पाया जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या है, तो देखिएगा, तीसरा जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। यह जो है 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले में भी मिल जाते हैं। इन वनों में ऊंचे पेड़ का अभाव होता है। यहाँ जो होते हैं ऊंचे पेड़ नहीं पाए जाते हैं। शुष्क सीमांत क्षेत्र में ये वन कटीले वन और झाड़ियों में बदल जाते हैं। अत्यधिक चराई यहाँ की मुख्य समस्या है। वन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी पाए जाते हैं। कौन सा? तो उष्ण शुष्क पर्णपाती वन। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या, तो काटिले या पतझड़ी वन। ये वन क्या बोले हैं? ये वन जो है गुजरात में पाया जाता है। कहाँ? तो देखिएगा, ये वन गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब के उन भागों में मिलते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम हो। देखिएगा, जैसे मध्य प्रदेश के इंदौर से आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पठार के मध्य भाग के अर्धचंद्राकार पेटी में भी मिलती है। कौन? तो कटीले एवं झाड़ियाँ। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं बबूल, खैर, खजूर, नागफनी, कैक्टस। ये सभी क्या, तो कटीले या पतझड़ क्या, तो झाड़ियाँ हैं। कटीले या झाड़ियाँ हैं। आगे हैं क्या, तो पर्वतीय वन।
ये जो है ऊंचाई बढ़ने पर जलवायु दशाओं में विशेषकर तापमान और वर्षा में परिवर्तन आता है। इसीलिए पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ वनस्पति के रूप में क्रमिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। यहाँ ऊंचाई के बढ़ते क्रम में उष्णकटिबंधीय से लेकर क्या तो अल्पाइन अल्पाइन वनस्पति तक मिलती है। 150 क्या तो 1500 सेंटीमीटर से अधिक 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक पर्णपाती वन मिलते हैं। कहाँ तो पर्णपाती वन में। ये जो है उष्णकटिबंधीय का पौधा है, लेकिन इसी में है 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक कोनधारी सदाबहार वन भी मिलते हैं, जिनकी वृक्ष की लकड़ियां मुलायम होती है। क्या होती है तो मुलायम होती है। आज पूछेंगे देखिएगा, ये जो होता है देवदार, स्प्रूस, क्या तो सिल्फर, चीड़ आदि छोटी क्या तो सूचाकार पत्तियों वाले वन होती हैं। आगे क्या तो देखिएगा ज्वारीय वन, क्या तो ज्वारीय वन देखिएगा। ज्वारीय वन किसके अंतर्गत? ये वन मुख्यतः उन भागों में मिलते हैं जहां नदी का ताजा जल समुद्री जल में मिलता है एवं परिमाण स्वरूप दलदली भाग बन जाता है, जैसे गोदावरी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि की निम्न टिल्डाऊ भाग में वनस्पतियां के आदर्श क्षेत्र हैं। जैसे तब पूछेंगे दलदली क्षेत्र में कौन तो ज्वारीय वन विद्यमान रहते हैं, ज्वारीय वन पाए जाते हैं। जैसे यहाँ की प्रमुख जो वनस्पतियां हैं मैग्रोव हैं, सुंदरी हैं, क्या तो कैचुरीना है, केबाड़ है, क्या तो बेंदी वृक्ष है, बेंदी वृक्ष। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं, देखिएगा आपको छोटा कर दें ताकि आपको दिख सके। देखिएगा ये जो है आप इसे यहाँ से याद रखिएगा। देखिए क्या तो विभिन्न प्रकार के वन समूह का वनावरण, अर्थात ये वन जो है कितना परसेंट पर विद्यमान है, जिसमें से देखिएगा उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार में 2.61% पर है। क्या तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन जो है 9.27% पर है। उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती जो है कितना तो 17.65% पर है, 17.65% पर। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। जो हमें ज़्यादा पूछते हैं हम वही याद रखेंगे, लेकिन आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। यहाँ से अगर प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर लिख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखिएगा, लेकिन पूछेंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन जो है 0.02% पर है, 0.02% पर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, ऐसे लिख लीजिए। ये भी पूछा गया है। ओप अल्पाइन या अल्पाइन वन जो है कितना तो 1.96% पर है, 1.96% पर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, आप इसे लिख लीजिएगा। ये देखते हैं कि आगे क्या देखिएगा। 1 मिनट देखिएगा, पहले इधर कर लेते हैं जूम। क्या तो देखिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI, इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को होगा। संस्थापक क्या तो सौर जॉर्जिंग है। इसका मुख्यालय कोलकाता है, है। क्षेत्रीय कार्यालय 9 के अंतर्गत है, क्षेत्रीय कार्यालय 9 के अंतर्गत आता है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। इसका जो मुख्य उद्देश्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग के देश में पादप संसाधनों एवं अन्वेषण और पौधों की प्रजाति के आर्थिक महत्व की पहचान और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा की जाती है। भारत सरकार वर्ष 1954 में इस संस्थान को पुनः स्थापना की। वर्तमान में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण तथा वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन क्षेत्र की दशा दुर्लभ एवं संगठन पादप प्रजातियों का सूचीकरण एवं संरक्षण की गई। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसी में बताया गया देखिएगा वन अभ्यारण्य जैसे मांगूर प्रजातियां और सुरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल रिजर्वों का अध्ययन करते हैं। देखिएगा भारत के कितने बोले हैं तो 8 या कितने 9 कार्य क्षेत्र हैं, जिसमें से 8 एक ही देखिएगा पश्चिमी, उसके बाद क्या पूर्वी, उसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र क्या पड़ता है तो पूर्वोत्तर क्षेत्र है। उसके बाद गंगा का मैदानी सिंधु गंगा का मैदान क्षेत्र। उसके बाद क्या तो देखिएगा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, क्या तो लक्षद्वीप एगो था अंडमान निकोबार। पे ध्यान से याद रखिएगा। अब यहाँ से भी देखिएगा 1 मिनट देखिएगा। क्या तो भारत के 8 प्रमुख वनस्पति क्षेत्र, अर्थात कहने का मतलब है
कि कौन सा वनस्पति जो है इसका विस्तार कहाँ है और वहाँ कौन कौन से वनस्पति या पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ से खूब प्रश्न पूछे भी जाते, जैसे देखिएगा पश्चिम हिमालय क्षेत्र में कश्मीर और कुमायूं तक है। पश्चिम हिमालय क्षेत्र का जो विस्तार है कश्मीर से कुमायूं तक है, यहाँ जो वन पाए जाते देखिएगा शीत सोनकटिबंधीय भाग जैसे चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष और चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष भी पाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। अल्पाइन क्षेत्र में शीतसोन की ऊपरी सीमा श्वेत देवदार के श्वेत भोज वृक्ष और सदाबहार वृक्ष भी पाए जाते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और साथ साथ बोलते चलिएगा और नोट भी करते चलिएगा। दूसरा है पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो सिक्किम से पूर्वी दार्जिलिंग तक है। शीतसोन ओक के तो जायफल है, दुई फल है, बड़े फूल वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटे बेद वाले जंगल भी पाए जाते हैं। आगे क्या तो असम ब्रह्मपुत्रा और सुरमा घाटी, इसमें सदाबहार वन जंगल के बीचों बीच क्या घने बांस तथा लंबे घासों के क्या तो झुरमुट है, क्या तो झुरमुट है। आप ऐसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है सिंधु घाटी पंजाब, क्या तो पंजाब पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान हैं। यहाँ सूक्ष्म एवं गर्म है, कटीले एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कटीले एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कहाँ तो सिंधु मैदानी क्षेत्र में। आगे हैं गंगा का मैदानी क्षेत्र, क्या तो कछारी मैदान गेहूं चावल के लिए और गेहूं चावल गन्ना की खेती बहुत ही प्रसिद्ध है गंगा के मैदानी क्षेत्र। इसके अलावा है दक्कन क्षेत्र, क्या तो दक्कन क्षेत्र देखिएगा भारतीय प्रायद्वीप समग्र, इसमें पतझड़ वाले वृक्ष एवं जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियाँ भी वन हुए। मालाबार क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय तट है, प्रायद्वीपीय तट है। क्या तो घने जंगल के अतिरिक्त व्यापारिक फसल में पाए जैसे नारियल है, सुपारी है, काली मिर्च है, कॉफ़ी है, चाय है, रबर है, काजू है, मालाबार क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा, ये अब नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या तो अंडमान क्षेत्र अंडमान द्वीप, इसमें सदाबहार अर्ध सदाबहार कच्छ वनस्पति समुद्री ये क्या समुद्री तटीय अल्पाई जंगलों की अधिकता होती है। आगे क्या तो देखिएगा वन, क्या तो वन से अभिप्राय है ऐसे व्यापक क्षेत्र जो वृक्ष से क्या तो पूर्णतः आरक्षित हो और पर्यावरण के साथ साथ क्षेत्रों की पूरी तरह जैविक पर्यावरण में सुधार करता है। इसके अंतर्गत वृक्ष झाड़ी फूल आदि पौधे भी सम्मिलित होते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं, एक मिनट देखिएगा। देखिए वृक्ष के विशेष आकार फलों के लिए लगाया जाता है, इसे ही बाग कहते हैं। यदि बाग छोटा और खुला हो तो उसे क्या तो उपवन कहते हैं। बाग छोटा और खुला उसे क्या कहते हैं तो उपवन कहते हैं। वन अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक, आर्थिक विकास में इनके विशेष योगदान है, जिसमें केवल पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे वायु प्रदूषण और मृदा अपरदन है। वायु प्रदूषण और मृदा अपरदन की रोकथाम के भी सहयोगी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2011 में अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित की गई थी 2011 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा वन एवं वनस्पति में अंतर। वन देखिएगा किसे कहते हैं, वनस्पति किसे देखिएगा। वन एक विशाल प्रदेश है जो पौधों और झाड़ियों से ढका हुआ है, उसे क्या तो वन कहते हैं। वन से तात्पर्य है घने और परस्पर निकट उगने वाले पेड़, उसे क्या तो वन कहते हैं। वन एक समान भू दृश्य वाली प्रदान करते हैं, कौन तो वन। लेकिन वनस्पति में देखिएगा ठीक उसी प्रकार है। वनस्पति के अंतर्गत एक विशेष पर्यावरण में उगने वाले पौधे की एक समुदाय को सम्मिलित किया जाता है। वनस्पति के अंतर्गत एक पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले वृक्ष घास एवं झाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। वनस्पति किसी एक प्रदेशी को मिश्रित एवं भूदृश्य वाली प्रदान करती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं भारत वन रिपोर्ट 2021। भारत वन रिपोर्ट 2021 देखिएगा। भारत वन रिपोर्ट क्या तो 2021 देखिएगा। जनवरी 2022 को भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वन की दृष्टि में भारत विश्व के 10 देशों में से शामिल है। 10 देशों में से शामिल है। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा।
भारत कुल वन एवं कुल वृक्षावरण में 80.9% मिलियन हेक्टेयर है, जो पौधे के भौगोलिक देश का 24.62% है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा 1540 वर्ग किमी, जबकि वृक्ष में 711 वर्ग किमी की वृक्ष हुई है। आगे क्या, तो 1987 में भारतीय वन रिपोर्ट को के तो द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया गया है। वर्तमान रिपोर्ट में इन श्रेणी को 17वीं रिपोर्ट है। क्या, तो 17वीं रिपोर्ट है। इसके अलावा देखिएगा, वन क्षेत्र में वृद्धि मामले में शीर्ष 3 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा है। क्या, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो पूछेंगे सर्वाधिक वन, तो आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान तेलंगाना, उसके बाद ओडिशा है। जबकि वन में सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश है, जो दर्ज किया गया परसेंटेज में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न नहीं, लेकिन यूटी से पूछते हैं। देखिएगा, रिपोर्ट के नए आकलन के अनुसार 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13% पर भूभाग है। कितना, तो 13% पर भूभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, मध्य प्रदेश से है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देश में मैंग्रोव वनस्पति 4,992 वर्ग किमी, जिसमें से वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में कुल 17 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव कावर में वृद्धि करने वाले 3 राज्य हैं, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है, देश में कुल अनुमानित कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन है, जिसमें से वर्ष 2019 की तुलना में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिए। लेकिन जो भी हम आपको बोले हैं, देखिएगा, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर के तो कॉरिडोर और गिर के जंगल में वन आवरण का आकलन किया गया है। वर्ष 2011-21 के मध्य बाघ गलियारों के वन क्षेत्र है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा, क्या, तो वन विभिन्न राज्य संघ शासित प्रदेशों में वन एवं वृक्षावरण। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जिसमें से देखिएगा, एक तरफ है संघ या यूटी है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, बना आवरण क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल। बनावरण क्षेत्रफल हो गया, तो भौगोलिक क्षेत्रफल। एक है बनावरण, एक वृक्षावरण, अर्थात वन और बनावरण अर्थात वन अलग है, वृक्षावरण अलग है। जिसमें से हम 2 से 4 याद रखेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर लिख सकते हो। जैसे आंध्र प्रदेश में लिख सकते हैं कितना, तो बनावरण 29,784%। में पूछेंगे तो कितना है, 18.28% है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा एक रख सकते हैं बिहार का। क्या, तो बिहार में 94, इसका जो क्षेत्रफल है 94,163 भौगोलिक क्षेत्रफल। वन आवरण है 7,311 किलोमीटर, 381 किलोमीटर भौगोलिक इसमें। लेकिन वन देखेंगे तो 7.84% है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा रख सकते हैं तो एक ही अरुणाचल प्रदेश। क्या, तो अरुणाचल प्रदेश, इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल इतना है, जबकि यहाँ कितना, तो 79.33% है, 79.33% है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा रख सकते हैं, देखिएगा, सिक्किम। क्या, तो सिक्किम कितना, तो देखिए 47.08% है। 2021 39, इधर 0.55। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा रख सकते हैं तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इतना देखिएगा 6.15%, 45.44% है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल है 18.96% है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन आपको महत्वपूर्ण लग रहा हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर अपने कॉपी पर भी लिख सकते हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा 1 मिनट। लेकिन जहां से प्रश्न पूछते हैं वहीं से भी आपको करवाएंगे। देखिएगा 17वीं वन रिपोर्ट में है। देखिएगा, एक तरफ है बनावरण, क्षेत्र के क्षेत्रफल, ठीक उसी प्रकार है अति संघनन वन और क्या, माध्यम संघनन वन और खुले वन। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 2021 के अनुसार है सभी का, तो 2021 के अनुसार है। आप इसे भी स्क्रीनशॉट मारकर लिख लीजिएगा, नहीं तो एक बार देख लीजिएगा। आप इसे ध्यान से यहाँ से देखते हैं। क्या, तो न्यूनतम बनावरण वाले क्षेत्रफल यहाँ से पूछते हैं। देखिएगा, जिसमें सबसे वन है हरियाणा कम,
पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। क्या तो बिहार। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्रफल वाले राज्य सबसे कम कहाँ तो 2021 के अनुसार कहाँ तो बिहार है। कौन है तो बिहार है। आप इसे ध्यान से, सॉरी क्या तो हरियाणा है। क्या तो हरियाणा है। पहला है क्या तो बिहार, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है गोवा, चौथा है पंजाब और सबसे कम कहाँ है तो हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में पड़ता है। सर्वाधिक वन वाले राज्य, सर्वाधिक वन वाले राज्य प्रतिशत में देखेंगे। लक्षद्वीप इतना परसेंट है 90%, 33%। मिजोरम में 84, अंडमान निकोबार द्वीप में 81, अरुणाचल प्रदेश में 79। अरुणाचल प्रदेश में कितना तो 79 है। इसके अलावा देखिएगा न्यूनतम, क्या तो न्यूनतम वन आवरण वाले क्षेत्रफल केंद्र शासित प्रदेश, क्या तो सबसे कम क्या तो चंडीगढ़ में 88 क्या तो चंडीगढ़ में जो है कितना तो 20.07% है। लक्षद्वीप में 90.33% है। यहाँ पे से ध्यान, पुडुचेरी में जो है 10.88% है। दिल्ली में 13.15% है। दादर और नगर हवेली में 33.83% है। 33.83% है। क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण वाले की स्थिति राज्य है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। ये जो है 4 सर्वाधिक वाले हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा FSIR 2021 की प्रमुख तथ्य इसमें क्या बताया गया है। वृक्ष, क्या देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल में वन और वृक्षावरण का हिस्सा जो है इतना परसेंट है। भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का हिस्सा जो है इतना परसेंट है। भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षावरण के इतना परसेंट है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। देखते हैं आगे क्या है, आगे क्या है देखिएगा। हाँ, वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य जो हैं 2019-21 में है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा हैं। आज क्षेत्रफल के अनुसार मैंग्रोव वन वाले की स्थिति जो है क्या है तो पश्चिम बंगाल है, गुजरात है और क्या तो अंडमान निकोबार द्वीप है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप है। ध्यान साथ रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या है तो वनों का वर्गीकरण, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिएगा वनों का वर्गीकरण, देखिएगा प्रशासन के आधार पर वनों का वर्गीकरण, जिसमें से आरक्षित वन है। क्या तो आरक्षित वन है। ये वन सरकार के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहते। इन्हीं वनों में क्या लकड़ियां के एकत्रण तथा मवेशी को चराने के लिए प्रवेश वर्जित है। देश में कुल 53% वन प्रदेश वाले वर्ग आते हैं। आप इसे ध्यान, लेकिन इसी में बताएगा संरक्षित वन। क्या तो संरक्षित वन, संरक्षित वन में देखिएगा संरक्षित वन, ये वन सरकार की देखरेख में आते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने तथा मवेशियों को इस प्रदेश को चराने की अनुमति दी गई है, परंतु इससे यह शर्त है कि वन में किसी भी तरह की गंभीर नुकसान ना हो। देश की कुल कितना तो 29% वन जो है वन जो है संरक्षित के अंतर्गत आता है। संरक्षित वन के अंतर्गत आता है। ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है अविकृति वन। अविकृति वन, अविकृति वन वृक्ष को काटने तथा मवेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंधित नहीं किया गया है। यह लगभग देश के 18%, कितना था 18% है। भारतीय संविधान में वनों का वर्गीकरण, भारतीय संविधान में वनों का वर्गीकरण जो किया गया है, एक है राज्य वन, कितना एक है राज्य वन। ये वन सरकार राज्य केंद्र में पूर्ण नियंत्रण होता है। इसमें देश की सभी महत्वपूर्ण प्रदेश आते हैं। लगभग 94% वन प्रदेश के अंतर्गत है। वाणिज्यिक वन, क्या तो वाणिज्यिक वन है, वाणिज्यिक वन है। इन वनों में स्वामित्व तथा प्रशासन और स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर बोर्ड, शहरी प्रदेश, जिला बोर्ड तथा ग्राम पंचायत के अधीन होता है। देश के लगभग 5% वन प्रदेश इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है निजी वन। निजी वन स्वयं का होता है। इन वन का स्वामित्व निजी हाथों में होता है। यह देश के कुल वनों पर लगभग 1% से अधिक है। 1% से अधिक है निजी वन है। व्यापक आधार पर वनों का वर्गीकरण, व्यापक अधिकार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। क्या तो बिनजय ये अभिगम वन होती हैं, अर्थात इन वनों में आवागमन आसान होता है। देश में लगभग 82% वन इसी के अंतर्गत आते हैं। अविनय वन, अविपनय, ये जो है ऊंचे पर्वत प्रदेश में स्थित होते हैं। लगभग क्या बोले, लगभग
स्थल कृति सुगम नहीं होते, जबकि देश के लगभग 18% पर है, 18% पर है, ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है देखिएगा क्या, तो वन अथवा बनावट के आधार पर वर्गीकरण, वन अथवा बनावट के आधार पर वर्गीकरण देखिएगा कौन कौन है। बनावट के आधार पर तथा पत्तियों की बनावट के आधार पर वनों के वर्गीकरण, जिसमें से शंकुधारी वन, क्या तो शंकुधारी वन देखिएगा। शंकुधारी वन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं देखेंगे उसको भी। ये शीतशोण वन है जो देश के लगभग 6.5% वन प्रदेश को अधिकृत है। चौड़े पत्ते वाले वन, ये वन उष्णकटिबंधीय तथा शीतशोण मानसूनी वाले होते हैं। देश का लगभग 94% वन प्रदेश इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। ये वन मैदानी प्रदेश, पठार तथा पर्वतीय प्रदेश में आते जाते हैं। उपयोगिता के आधार पर देखिएगा, उपयोगिता के आधार पर वन इस वर्ग में देश का कुल कितना, तो 58% प्रदेश आते हैं उपयोगिता। संभाव्य उपयोगित वन, ये लगभग देश में 22% आते हैं, इसके अलावा है अन्य वन, क्या तो अन्य वन जो है देश में लगभग 20% है, कितना, तो 20% है। औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर वनों का वर्गीकरण जो किया गया है, औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर भारतीय वनों को LD स्टैंप द्वारा निम्नलिखित 4 भागों में किया गया। सदाबहार वन, मानसूनी, शुष्क, मरुस्थलीय, क्या तो मरुस्थलीय है। देखिएगा वनों में कार्बन संग्रह, क्या तो जीवित बायोमास, भूमि के ऊपर वृक्ष के जीवित अंग जिनमें तना, शाखाएं, छाल, जीवित तथा पत्ती शामिल होती हैं। भूमि के अंदर पाए जाने वाले जीवित बायोमास के अंतर्गत वृक्ष की जीवित जड़ों की समाप्त बायोमास सम्मिलित होती हैं। आगे क्या तो मृत जैव पदार्थ, मृत काष्ठ, लकड़ी, समस्त अजीवित लकड़ी को भूमि पर खड़ी अथवा पड़ी होती है। कचरा, समस्त आजीविक बायोमास के विघटन की विभिन्न अवस्थाओं में भूमि पर पड़ा होता है। मृदा के जैविक पदार्थ एवं जैसे खनिज जैविक मृदा में पाए जाने वाले जैविक कार्बन हैं। देखिएगा वनों की उपयोगिता, जिसमें से सदाबहार वन की लकड़ियाँ, शीशम को क्या तो रोजवुड भी कहते हैं, इसका विस्तार पूर्व और पश्चिम घाट के मध्य प्रदेश फैले प्रायद्वीपीय पठार, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ कुछ भागों में देखा भी जा सकता है। इस लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, क्या तो वक्त, सजावटी, क्या तो प्लाई बोर्ड के लिए किया जाता है। किसका, तो शीशम का प्रयोग। आगे है देखिएगा गोर्जन है, क्या तो गोर्जन, यह मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं। इसकी लकड़ी हल्के लाल और भूरे रंग की होती है। तो पूछेंगे कौन सी लकड़ी हल्के लाल और भूरे होते, तो गोर्जन जो होते हैं। इसका उपयोग क्या तो पैकिंग पेटी, चाय के डिब्बे, फर्श तथा माल डिब्बे, बैगन, घरों के भीतर निर्माण किए जाते हैं। आगे हैं तेल सूर अथवा क्या तो इरूपू, यह प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा अंडमान एवं निकोबार में पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से नौका, पोल, क्या तो खोटा, पाल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टैंक, ठेला गाड़ी तथा रेलवे स्लीपर के निर्माण आदि के लिए किया जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है तून देखिएगा, यह विशेषाकार हिमालय के निचले भाग अर्थात गिरिपद में पाया जाता है। यद्यपि इसकी लकड़ी बहुत ठोस नहीं होती, फिर भी यह टिकाऊ है। इसका उपयोग मुख्य रूप से चाय के डिब्बे, खिलौने तथा फर्नीचर आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा देखिएगा भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में हुआ था। इसका मुख्यालय देहरादून है, देहरादून है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, शिमला, कोलकाता, नागपुर, बेंगलुरु है। कार्य क्षेत्र में वनों के आधार पर अधीन पर्यावरण वन मंत्रालय तथा भारत सरकार है। प्रकाश स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है का प्रथम प्रकाशन 1987 में हुआ था।
स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में हुआ था। प्रत्येक दूसरे वर्ष के वन क्षेत्र मूल्यांकन सुंदर संवेदी उपग्रह या आंकड़ों का डिजिटल विश्लेषण तरीके प्रकाशित करता है। वर्तमान प्रकाशित रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का प्रकाशित श्रृंखला 7वीं रिपोर्ट है। 7वीं रिपोर्ट है। तेंदू तेंदू के बारे में देखिएगा। ये मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मालाबार तट, गोवा, महाराष्ट्र में शुष्क सदाबहार वनों में पाया जाता है। तब पूछेंगे तेंदू या डायोस्पिरोम है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कहाँ पाए जाते? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मालाबार तट, गोवा, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, जो हल्की धुंधले पीले रंग की होती हैं। हल्के धुंधले पीले रंग की होती हैं। इसमें काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। इसमें कीड़े के आक्रमण के लिए प्रतिरोधी क्षमता होती है। इस प्रकार की लकड़ी विशेषकर नक्काशी तथा सजावट के लिए की जाती है। तेंदुका। आगे नाहर है। असम, मालाबार तट में पाया जाता है। इसकी लकड़ी ठोस टिकाऊ होती है। इसका उपयोग रेलवे, स्पीटर, खोटा तथा नौका आदि में बनाने में किया जाता है। आगे पून है। यह जो है पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट केरल, नीलगिरी, तमिलनाडु में पाया जाता है। इसकी लकड़ी अत्यंत ठोस, मजबूत, टिकाऊ होती है तथा इसे आसानी से पक्का बनाया जा सकता है। मानसूनी वन की लकड़ियां के बारे में देखेंगे। जैसे है सखुआ। सखुआ साल या सोरिया रोबुस्टा है। यह अर्ध हिमालय प्रदेश में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से दारंग असम तथा मेघालय तक विस्तृत है। इस वृक्ष की लकड़ी भारी, ठोस एवं टिकाऊ होती है। किसकी? सखुआ की। खोटा, दरवाजे, हरीश तख्त, रेलवे स्लीपर के मुख में किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा। आगे सौगान टेक्टोना ग्रीनिडिस। सौगान टी का मानसूनी जलवायु का एक सबसे प्रमुख वृक्ष है। तो पूछेंगे मानसूनी जलवायु का सबसे प्रमुख वृक्ष सौगान है, जिसे सागवान। यह प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पूर्वी घाट एवं राजस्थान तथा सदाबहार हिमालय में पदगिरी प्रदेशों में पाया जाता है। इसकी जो उपयोगिता होते हैं, दरवाजे, अलमारी, फर्नीचर बनाने में होता है। किसकी? सौगान की। आगे शीशम। यह जो है हिमालय के प्रदेश में जम्मू कश्मीर से लेकर असम तथा 1500 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों पर तक पाया जाता है। यह मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इस वृक्ष में मजबूती, लचीलापन तथा टिकाऊपन के कारण लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, वाद्य यंत्र तथा कृषि उपकरण में होता है। आगे हल्दू है। हल्दू देखेंगे। यह पूरे मानसूनी देखिएगा एक मिनट। यह पूरे मानसूनी प्रदेश में पाया जाता है। इसकी लकड़ी ठोस, टिकाऊ तथा हल्के पीले रंग की होती है। इस लकड़ी का उपयोग खिलौना बनाने, नक्काशी धारण में होता है। तो किसकी? हल्दू की। आगे देखेंगे पलाश देखिएगा। इसका विस्तार जो है क्षेत्र मुख्यतः छोटा नागपुर पठार तथा छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग तक है। इस वृक्ष के पत्ते पर लाखे कीड़े पाए जाते हैं। तो पलाश के पत्तों पर सबसे ज्यादा कीड़े भी पाए जाते हैं। आगे अर्जुन वन। मानसूनी वन का एक प्रमुख वृक्ष है, जिसका उपयोग कृषि उपकरण एवं तथा बैलगाड़ी बनाने के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे महुआ। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में पाया जाता है। इसके फलों का उपयोग तेल निकालने में तथा फूल का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। किसका? महुआ का। इस फल
तेल बनाने में, फूल महुआ अर्थात शराब बनाने में होता है, किसका? तो महुआ का। आगे देखिएगा सेलम है, क्या? तो सेलम मुख्य रूप से असम, बिहार, तमिलनाडु में पाया जाता है, कौन? तो सेलम। लेकिन यह लकड़ी हल्की और कोमल होती है, जिसका उपयोग खिलौना, पैकिंग पेटी, माचिस तथा प्लाईवुड में होता है, प्लाईवुड में होता है। इसका उपयोग क्या? तकिया तथा लिफाफा, गद्दे बनाने के लिए भी किया जाता है। आगे क्या? तो शहतूत या मलबरी है, शहतूत या मलबरी है, देखिएगा इसका प्रमुख रूप से मानसूनी प्रदेश में पाया जाता है, जिसका उपयोग खेल कूद की सामग्री बनाने, जैसे हॉकी, क्रिकेट बैट, टेनिस रैकेट, बैडमिंटन, क्वाश रैकेट एवं क्रिकेटम टाइम से यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है जामुना, क्या? तो जामुन है, क्या? तो जामुन है, जामुन है। जामुन के बारे में देखेंगे, यह मानसूनी प्रदेश का एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसकी लकड़ी साधारण रूप से मजबूत होती है तथा इसका उपयोग घर तथा फर्नीचर बनाने में होता है, घर तथा फर्नीचर बनाने में किया जाता है। इसका फल डायबिटीज तथा उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है, डायबिटीज तथा उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है जामुन फल। हिमालय की अधिक ऊंचाई वाले वन की लकड़ियां, हिमालय की अधिक ऊंचाई वन वाले लकड़ियां देखिएगा कौन कौन सी हैं। हिमालय वन में मुख्य रूप से देवदार, चीड़, पुलुबाइन, क्या? तो सिल्वर फर, स्प्रूस, आखोट, सफेद, भीस, क्या? तो भुर्ज एवं क्या? तो सरू पाई जाती है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा, जिसमें से हम देखेंगे सबसे पहले क्या? तो चीड़ देखेंगे, क्या? तो चीड़ देखिएगा, चीड़ पौधा। ये वृक्ष के हिमालय में जूस, क्या? यह वृक्ष के हिमालय में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 900 मीटर से 800 मीटर तक ऊंचाई में होते हैं। इसका उपयोग फर्नीचर, चाय की पेटी, माचिस, रेलवे, क्या? तो रेलवे स्लीपर निर्माण में किया जाता है। वृक्ष में राल, गोंद तथा तारपीन का तेल भी प्राप्त होता है, किससे? तो चीड़ से, तारपीन का तेल। आगे है देवदार। ये वृक्ष उत्तर पश्चिम हिमालय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः 1500 मीटर से, क्या बोले हैं? 1500 मीटर से 2500 मीटर, 1500 मीटर से 2500 मीटर के बीच होता है। इसका उपयोग फर्श, तख्त, दरवाजे, लकड़ी, हल्के फर्नीचर तथा रेलवे स्लीपर में किया जाता है। आगे देखेंगे ब्लू पाइन। यह हिमालय की चुंबी घाटी से लेकर सिक्किम जो 1800 से 3600 मीटर ऊंचाई वाले में पाया जाता है। इसका उपयोग दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर तथा रैक स्पिलर में के निर्माण में किया जाता है। यह वृक्ष की साल तारपीन में से प्राप्त होता है, तारपीन से प्राप्त होता है। आगे है रजत या देवदार शिल्प, जो है उत्तर पश्चिम तथा पूर्वी हिमालय में 2200 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। कौन? तो रजत देवदार, जो चिकनी, क्या? तो चिकनी परंतु अधिक टिकाऊ नहीं होता है। अधिकांश इसका उपयोग पैकिंग पेटी, डिब्बों, क्या? तो लुगदी, कागज तथा माचिस की तीलियां बनाने में किया जाता है। कि तो रजत देवदार के वृक्ष, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है अस्प्रूस, यह जो है 2100 से 3600 मीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। इसकी चिकनी सफ़ेद लकड़ी का उपयोग करके घरों के निर्माण, रेलवे स्लीपर तथा कैबिन पेंटिंग एवं लुगदी बनाने तथा पैकिंग के लिए किया जाता है। आखोट, क्या? तो आखोट जो है देखिएगा, आखोट जो है, यह जो है वृक्ष के कश्मीर, हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड, खासी पहाड़ी में पाया जाता है। सूखने पर लकड़ी ना तो सिकुड़ती है और ना तो फूलती या फटती। लकड़ी का उपयोग वाद्य यंत्र, बंदूक के गुंदे तथा कैबिनेट पेंटिंग बनाने में किया जाता है। किसकी? तो आखोट की। सफ़ेद, क्या? तो सफ़ेद भीसा जो है, सफ़ेद भीसा देखेंगे, सफ़ेद भीसा व्हाइट, यह एक छोटे वृक्ष जो है उत्तर पश्चिम हिमालय घाटी में, इसकी टहनियाँ पर उपयोग टोकरी बनाने में किया जाता है, इसके अलावा खेल की सामग्री भोज है। यह हिमालय के ऊंचे ढाल में पाया जाता है। इसकी लकड़ी धुंधले रंग की होती है परंतु रचना सीधी होती है। इसका उपयोग फर्नीचर, प्लाईवुड, रेडियो कैबिनेट में होता है। आगे क्या? तो रस्सू है, क्या? तो रस्सू है, यह जो है मुख्यतः उत्तराखंड में,
जो फर्नीचर के रूप में बनाने में किया जाते हैं। वन उत्पाद एवं उनकी उपयोगिता, वन उत्पाद एवं उनकी उपयोगिता क्या, तो देखिएगा ईंधन की लकड़ी, इमारती लकड़ी की क्या, तो काष्ठ कोयल के अतिरिक्त वन भी अनेक उत्पादन में, जैसे बांस, ते क्या, तो बेंत, तेंदु पत्ती, घासे, तेल, लाख, राल, गोंद, रग, शहद, मोम, सब्जियां, फल, जड़ तथा कंद भी शामिल होते हैं किसके अंतर्गत, तो वन उत्पाद के अंतर्गत। जिसमें से देखिएगा बांस है क्या, तो बांस है देखिएगा, बांस जो है देखिएगा जो महत्वपूर्ण है, इसकी जो औसत वार्षिक वर्षा होती है कितना, 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइया जो है टोकरी बनाने तथा छानने, निर्माण, कागज, लुगदी बनाने में किया जाता है। दिसंबर 2017 में भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करके बांस वृक्ष श्रेणी से हटाकर घास में डाल दिया है। लेकिन 100 से अधिक किस्मों के बांस पाए जाते हैं। आयोजन के अनुसार बांस में कुल इतना से वर्ग वन क्षेत्र में पाया जाता है। इसका वार्षिक उत्पादन 4 मिलियन टन है, 4 मिलियन टन है क्या, तो बेत है, जो असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, जम्मू कश्मीर के नाम पर आंध्रे वन में पाया जाता है। इसका उपयोग डोर, रस्सी, चटाई, बैंग, टोकरी बनाने में होता है किसका, तो बेत का। आगे देखेंगे तेंदु है क्या, तो तेंदु है देखिएगा छत्तीसगढ़, मध्य झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश से प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन इसी में बताया गया है घास क्या, तो घास देखिएगा भारतीय वन में अनेक प्रकार की उपयोगिता घास पाई जाती हैं। कुछ प्रमुख घासें हैं जैसे सवाई, अर्ध हिमालय तराई प्रदेश, एलिफेंट घास, असम, स्पीयर ग्रास, उल्ला, ये जो सभी एक प्रमुख की क्या, तो घासें हैं। आप इसे ध्यान से, जैसे रोस, नींबू, अदरक की घासें में औषधियाँ, सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है। जैसे है तेल क्या, तो तेल में देखेंगे जड़ी बूटियां में पौधे वृक्ष का उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता है, जैसे कपूर, लौंग, इलायंग का तेल भी किया जाता है। आप इसे भी ध्यान से याद रखिएगा। और एक बार हम जो भी बोल रहे हैं आप उसे ध्यान से सुनकर अपने कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आगे क्या, तो देखिएगा 1 मिनट। क्या, तो चापड़ है क्या, तो चापड़ है देखिएगा केरिया लैंक नाम से जुड़ा है, केरिया लैंक नाम से जुड़ा है जो है पलाश, पीपल, कुसुम, शीशो, कुल, गुलर के द्वारा पोषित होता है कौन, तो चापड़। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा भारत का पहला वन विश्वविद्यालय सितंबर 2022 में तेलंगाना विधानसभा द्वारा वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 में को अनुमोदित किया गया था। इसके पश्चात भारत में अपनी तरह पहला विनामक विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित की जा रहा है। इसके पूर्व वैश्विक स्तर पर रूस और चीन 2 ऐसे देश हैं जहां वन विश्वविद्यालय अस्तित्व में है। भारत में बनने वाला विश्व का तीसरा वन विश्वविद्यालय हो गया है कहाँ, तो भारत में। लेकिन इसके पहले क्या, तो भारत क्या, तो चीन और 1 मिनट क्या, तो एक देखिएगा इसके पहले जो कहाँ कहाँ बना है, तो चीन और रूस में देखिएगा 20 में लाखों के उत्पादन में भारत का युगामित क्या क्या उत्पादन करता है। जिसे देखिएगा आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या उत्पादन करता है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, यहाँ से भी नहीं पूछे जा सकते हैं। लेकिन हम धीरे धीरे ऊपर करते जा रहे हैं, आप इसे ध्यान से भी देख सकते हैं। देखिएगा क्या, तो फल एवं सब्जियां से देखिएगा वन से प्राप्त फल एवं सब्जियां जैसे जामुन, बेल क्या, तो बेर, गूलर हैं, ये सभी फल एवं सब्जियां के अंतर्गत आते हैं। आप इसे एक बार देख लीजिएगा कि फल एवं सब्जियां किसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा क्या, तो चारगाह है क्या, चारगाह वन घरेलू पशुओं के लिए चारगाह होते हैं। लगभग 3,000 पेड़ पौधे पशुओं पर सूक्ष्म जीव आवास करते हैं। वन तथा जलवायु से नहीं पूछ सकते, यहाँ से देखिएगा क्या, तो राष्ट्रीय वन नीति ब्रिटिश शासन भारत में 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने पूरे देश में वनों के संरक्षण के लिए नियम बनाए। उसके अंतर्गत मालाबार की पहाड़ी में बबूल तथा नीलगिरी में पेड़ लगाए गए। इसी दिन 1878 में वन अधिनियम का निर्माण हुआ। 1878 में वन अधिनियम का निर्माण हुआ। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है राष्ट्रीय वन नीति 1894
वन 1894 में जब लॉर्ड एलिगन द्वितीय वायसराय थे तब सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की थी। राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा 1894। इसके अंतर्गत एक विकसित समिति और सभा प्रांतों में वन विभागों की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में फिर आया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। नीति के मुख्य उद्देश्य जो था, नीति के मुख्य उद्देश्य था क्या था, देखिएगा। भूमि की उत्पाद क्षमता एवं ह्रास किए बिना अत्यधिक उत्पादन, वन उत्पादों की आपूर्ति एवं सुनिश्चित करना, रक्षा संरचनात्मक एवं के लिए आवश्यक वन उपज एवं उपलब्ध करवाना, पहाड़ी क्षेत्र में 60% क्षेत्र पर एवं मैदानी क्षेत्र में 20% क्षेत्र पर वन सुनिश्चित करना एवं न्यूनतम राष्ट्रीय औसत में 33% हो। आप इसे ध्यान से, यह सभी क्या तो उद्देश्य हैं, क्या तो उद्देश्य यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक मिनट देखिएगा, क्या तो राष्ट्रीय, क्या तो देखिएगा एक मिनट, क्या देख राष्ट्रीय वन नीति फिर कब तो 1988 में आया था। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय वन नीति 1988 में घोषणा की। इसके प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित है। पारिस्थितिकी संतुलन और पुनः स्थापना किए गए हैं। प्राकृतिक संपदा को संरक्षण करना, नदी, झील और अन्य जलधारा के मार्गों में भूमि का कटाव और मृदा का अपरदन पर नियंत्रण करना, ये सभी क्या तो उद्देश्य हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा हम वन सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत देखिएगा 1965 में प्रारंभ किया गया, परंतु अपना वर्तमान स्वरूप इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसके प्रमुख उद्देश्य रहा गया होगा सर्वेक्षण मूल्यांकन में। देखिएगा, वन अनुसंधान जो देहरादून में पूछेंगे, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो देहरादून में। वन अनुसंधान संस्था देहरादून में की इसकी स्थापना 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी। तो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो देहरादून में इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी। इसका प्रमुख वन अनुसंधान करना एवं वन अधिकारियों तथा वन रेंजरों को क्या तो प्रशिक्षण करना था। वन अनुसंधान 4 केंद्र हैं। देखिए, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, क्या तो बोर्निहाट मेघालय में, बेंगलुरु कर्नाटक, जबलपुर मध्य प्रदेश में। ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है राज्य वन निगम राष्ट्रीय कृषि जो 1900 कब था 72 में था, 1972 में आया था। इसके अलावा देखते हैं क्या है तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ भोपाल में पड़ता है। 1982 में लाया गया था, 1982 में लाया गया था पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा कौन इम्पोर्टेंट हम वहीं पढ़ेंगे, बाकी छोड़ते हैं। देखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था 1980 में लाया गया था। वर्ष 1988 में इस अधिनियम में संशोधन की और प्रभावी बना दिया गया था। सामाजिक वन की 1976 में लाया गया था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा वर्ष 1976 में सामाजिक निर्धारित, देखिएगा हाँ, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा वर्ष 1976 में लाया गया सामाजिक भूमि संरक्षण एवं मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ाना, फलोत्पादन वृद्धि एवं खाद्य साधनों को योग्यता, ईंधन चारा की उपलब्धता में वृद्धि करवाना, पर्यावरण संरक्षण एवं सामूहिक चेतना, क्या तो इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, क्या तो इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। इसके अलावा देखिएगा क्या इम्पोर्टेंट है जो नहीं है इधर, देखिएगा आगे क्या तो वन प्रणाली, ये भी नहीं है जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे, बाकी हम आपको इस तरह दिखा देते हैं धीरे धीरे ऊपर करके। देखिएगा, मानवाधिकार नियम इम्पोर्टेंट है। मानवाधिकार नियम 1 जनवरी 2008 को संसद द्वारा 2006 में पारित मानवाधिकार अधिनियम को अनुसूचित किया गया। अधिनियम अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनस्पतियों तथा वन संपत्ति अधिकार में दिलाने वाले संबोधित संसद के दोनों सदनों में पारित इस अधिनियम जनवरी 2007 में मंजूरी मिली थी। लेकिन पूछेंगे मानवाधिकार की स्थापना 2005 में की गई थी। कब तो 2005 में की गई थी। अधिनियम के तहत संशोधन पर अधिकार, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, वानिकी का वह अधिकार जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के द्वारा छीन लिया गया था। किसके द्वारा 1923 के द्वारा छीन लिया गया था? वन संरक्षण अधिनियम 1980।
अब 1972 में वन ये भी नहीं है देखिएगा। कौन इम्पोर्टेंट है आपको हम धीरे धीरे आपको करके दिखा देते हैं। देखिएगा क्या तो चाय कॉफ़ी मसाले रबड़ आदि को अनिवार्य कार्यों में गिना जाता है, ये भी देखिएगा। आगे क्या है, नहीं है। चिपको आंदोलन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। देखिएगा क्या तो चिपको आंदोलन, देखिएगा भारत की हरियाली को संतालित एवं सांस्कृतिक रहे। जब जब इस संस्कृति पर संकट आया तब जनमार्च उद्देशित आंदोलन हुआ। यह उत्तराखंड के ग्रामीण महिलाओं द्वारा चलाया गया था। चिपको आंदोलन में भी पेड़ एवं हरियाली को बचाने के लिए 1972 में शुरू किया गया था। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की एक हिस्सा है, वो एक हिस्सा है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है। चिपको आंदोलन जो है चमोली जिला में प्रारंभ किया गया था, चमोली जिला में। देखिएगा चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में हुई थी। वर्ष 1978 में पेड़ पौधों को बचाने के लिए महिलाओं ने न सिर्फ गिरफ्तारी दी बल्कि गोलियों का भी सम्मान की। देखिएगा चिपको आंदोलन की प्रेरणा जो सूर्य पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा था। सुंदरलाल बहुगुणा जो टिहरी गढ़वाल नवजीवन आश्रम इसी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र है। सुंदरलाल बहुगुणा से प्रेरित अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीयता इसी में देखेंगे क्या तो देखिएगा राष्ट्रीय बांस मिशन पुनर्गठन, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन हम आपको इस तरह दिखा देते हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो रोककर, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बता रहे हैं। देखिएगा ये यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। देखिएगा जैसे क्या तो फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है तो देहरादून, कहाँ पड़ता है तो उत्तराखंड। क्या तो ईडरल फॉरेस्ट रिसर्च क्या तो इंस्टीट्यूट कहाँ तो जोधपुर राजस्थान। इंस्टीट्यूट फॉर वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में जो कर्नाटक में पड़ता है। क्या तो सेंट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या तो जोहाट है, जोहाट जो राजस्थान में पड़ता है। क्या तो जोहाट जो राजस्थान में पड़ता है। इसी तरह यहाँ से बहुत ही प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इसे भी लिखिएगा। देखिएगा हम बता देते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट क्या तो जेनेटिक्स एंड एंट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। सेंटर ऑफ सोशल फैक्ट्री क्या तो फॉरेस्ट्री एंड इको रिवोल्यूशन क्या तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश में। एडवांस सेंटर फॉर बायोनोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट हैदराबाद तेलंगाना पड़ता है। हैदराबाद तेलंगाना पड़ता है, ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा आप 1 से 2 और याद रख लीजिएगा, आप इसे देख लीजिएगा और अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं। देखिएगा भारतीय वन जीवन संस्थान देहरादून एवं सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है हम आपको बता चुके हैं, आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। इसके अलावा है प्राकृतिक केंद्र कोयम्बटूर। राष्ट्रीय वन अभिकेंद्रीय संस्थान नागपुर में स्थित है। पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में। भारत में वनीय विस्तार के लक्ष्य 33% को पूरा करने हेतु भारत सरकार द्वारा कई वानिकी कार्यक्रम चलाए गए थे। इन कार्यक्रमों को सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के सबसे प्रमुख माना गया है। भारतीय वनस्पति से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी आपको करवा दिए हैं एक PDF के रूप में, और ये वीडियो जो है महेश बर्नवाल के बुक से करवाए हैं। आप जो है पहला वीडियो और दूसरा वीडियो भी देख लीजिएगा, ताकि अगर भारत की वनस्पति से प्रश्न बने तो यहाँ से प्रश्न छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।